हेलो, नमस्कार मित्रों। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। कल हमारी व्याख्यान श्रृंखला में मैंने छायावाद के 4 स्तंभों में से एक प्रमुख छायावादी कवि पंत जी के जीवन, व्यक्तित्व और इनके कृतित्व की चर्चा का प्रारंभ किया था। इस दौरान हमने पंत जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर दृष्टिपात किया कि पंत जी छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। आचार्य शुक्ल जी ने इन्हें छायावाद का प्रमुख कवि घोषित किया है, तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इनको छायावाद के प्रवर्तक के रूप में माना है। कुछ लोगों ने इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा है, कुछ लोगों ने प्रकृति का चतुर चितेरा भी कहा, कुछ लोगों ने शब्द शिल्पी भी कहा है। पंत जी ने स्वयं किसी जगह पर अपनी चित्र भाषा का उल्लेख किया है, चित्रकारिता का। कोमलकांत पदावली के ये सुकुमार कवि हैं। हमने ये भी देखा कि खड़ी बोली को उत्कर्ष और शीर्षस्थ स्थान पर बिठाने का कविता के माध्यम से खड़ी बोली को उत्कर्ष और शीर्षस्थ बनाना, इसका श्रेय जो है छायावादी कवियों को और विशेषतः मैं कहूँगा कि पंत जी को दिया जा सकता है। गांधी से प्रभावित है। गांधी आंदोलन, भारत का स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी, पढ़ाई को तिलांजलि, तत्पश्चात विभिन्न भाषाओं का घर पर ही अध्ययन और क्रमशः जैसे जैसे वय चलती रही वैसे वैसे इनके विचारों में, विचारधारा में परिवर्तन आया। प्रारंभिक रचनाएं जो हैं वो छायावादी रचनाओं के नाम से जानते हैं। तत्पश्चात प्रगतिवाद या मार्क्स और गांधीवाद का प्रभाव जो है इनके रचनाओं में देखा जाता है। प्रगतिवादी रचनाएं लिखी, अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए, पांडिचेरी गए, जीवन पूरा बदल दिया, एक नई दिशा मिली, अंतश्चेतनावादी रचनाओं का जो है निर्माण हुआ और तत्पश्चात नव्य मानवतावाद या मानवतावादी जो रचनाएं हैं हमें मिलती हैं। इस प्रकार पंत जी की जो काव्यधारा है वह किसी एक मोड़ पर स्थगित नहीं रही। विभिन्न समय के बदलते इनकी जो विचारधाराएं हैं बदलती रही हैं, ठीक है, और इसी के अनुसार इनकी काव्यधारा जो है बदलती रही है। इनकी प्रथम कविता जो है गिरजे का घंटा और इनकी प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास और इनकी अंतिम छायावादी रचना गुंजन। तो छायावादी रचनाएं जो शुरुआत होती हैं, यहाँ से शुरुआत इनकी होती हैं उच्छ्वास से। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये इनकी छायावादी रचनाएं हैं। युगांत, युगवाणी और युगपथ ये इनकी ग्राम्या, ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं। और तत्पश्चात इनकी मानवतावादी रचनाओं की बात मैंने की, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद आदि आदि। हमने ये भी देखा कि
इनके चिदम्बरा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हिंदी साहित्य में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर किसको मिला है तो पंत जी की चिदम्बरा काव्य संग्रह को मिला है। सन 1968 में मिला। ये सर्वोच्च पुरस्कार हैं। इनकी एक जो काव्य संग्रह है लोकायतन, इसको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, लेनिन पुरस्कार जो है वो मिला है। और इनकी कला और बूढ़ा चांद, इसको 1960 में, जो कि 1959 में लिखी गई, इस काव्य संग्रह को साहित्य अकादमी पारितोषिक भी दिया गया है। और विशेष रूप से कहें तो भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की है। तो इस प्रकार सरकार द्वारा भी हमारे प्रिय पंत जी सम्मानित किए गए हैं। इनकी अन्य साहित्य की बात करें तो इन्होंने 1936 में नरेंद्र शर्मा जी के साथ जो हैं वो रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किया है। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल के दौरान एकमात्र कहानी पानवाला लिखी और ठीक उसी प्रकार एकमात्र उपन्यास हार लिखा है। इनके आलोचना ग्रंथों में जो हैं गद्यपथ 1953 में लिखा गया, शिल्प और दर्शन 1961 में लिखा गया और छायावाद का पुनर्मूल्यांकन 1965 में लिखा गया। इनकी आत्मकथा 60 वर्ष एक रेखांकन, 60 वर्ष एक रेखांकन, जो कि 1960 में लिखा गया। और इनके नाटक, इन्होंने नाटकों की भी रचना की है, जिसमें शिल्पी, सौंदर्य, सवर्ण, ज्योत्सना और रजत शिखर नाम के जो नाट्य ग्रंथ हैं या नाटक हैं, इन्होंने लिखे हैं। तो इस प्रकार पंत जी ने न सिर्फ कविता पर ही या पद्य पर ही, बल्कि गद्य की विभिन्न विधाएं जैसे कि नाटक, आलोचना, उपन्यास, कहानी और आत्मकथा आदि स्वरूपों पर भी अपनी कलम चलाई है। इन्होंने साहित्यकारों के कल्याण के लिए या साहित्य रसिकों के हित वर्धन हेतु इन्होंने साहित्य संसद नाम की एक जो है संस्था, उसकी नींव डाली। इन्होंने आकाशवाणी में भी काम किया है। ये इलाहाबाद में आकाशवाणी में सलाहकार के पद पर कार्यरत रहे। भाषा के प्रति कहते हैं पंत जी अधिक सचेत दिखाई देते हैं। भारतवर्ष की भाषा, हिंदी भाषा और हमारी राष्ट्रभाषा, इसके प्रति इनके मन में जो प्रेम और जो भावना निहित हैं, इनके एक कथन के द्वारा हमें मालूम होगा। इन्होंने एक जगह लिखा है, हमें भाषा नहीं राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है, पुस्तकों की नहीं मनुष्यों की भाषा, पुस्तकों की नहीं मनुष्यों की भाषा, जिसमें हंसते, रोते, खेलते, कूदते, लड़ते, झगड़ते, गले मिलते, सांस लेते रहते हैं, जो हमारे देश की मानसिक दशा का मुख दिखाने के लिए आदर्श हो सके। तो इस प्रकार ऐसी भाषा के हिमायती हैं, ऐसी हिंदी भाषा, ऐसी राष्ट्रभाषा जिसमें हमारे मानसिक बिंब जो हैं प्रतिबिंबित हो, जिसमें हमारी समूची स्थिति का दर्शन हो, ऐसी भाषा हमारी भाषा हो सकती है। ऐसी हमारी हिंदी, हमारी राष्ट्रभाषा, जो कि एक सशक्त भाषा है। हमने इनकी कविता के बारे में एक और चीज़ भी देखी
ये प्रकृति के गायक कवि हैं, प्रकृति के प्रति पागल और पगे हुए पागल हैं। इनकी कविताओं में भरपेट प्रकृति का चित्रण मिलता है। कहीं कहीं प्रकृति के सौंदर्य से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि नारी सौंदर्य की उपेक्षा करते हैं। और कहीं कहीं वही पंत जी का कवि नारी सौंदर्य से इतना अभिभूत हो जाता है कि वो प्रकृति को भूल जाता है। नारी सम्मान, नारी आदर्श, नारी गौरव का समर्थक और पुरस्कर्ता ये कवि, ठीक है। नारी की स्वतंत्रता और नारी के पुरुषोचित अधिकारों का हिमायती कवि हैं। अपनी कई कुछ रचनाओं में इन्होंने नारी के अधिकारों की बात की है। पुरुष उचित गौरव की बात है। इन्होंने लिखा है, मुक्त करो नारी को मानव चिरबंदिनी नारी को। मुक्त करो नारी को मानव चिरबंदिनी नारी को, ठीक है। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के साथ साथ नारी को उन्मुक्त गगन में विहार करके अपने अधिकारों के लिए जागरूक करने की बात भी की है, ठीक है। इन्होंने छंद की मुक्ति की बात भी, जैसे निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक रहे। निराला के पश्चात जो पंत जी हैं, पंत जी ने भी मुक्त छंद की बात की है। और उन्होंने एक जगह लिखा है, खुल गए छंद के बंद, खुल गए छंद के बंद। इन्होंने छायावाद को केवल काव्य न कहकर, छायावाद को केवल काव्य न कहकर अलंकृत संगीत कहा है पंत जी ने। गांधी दर्शन और मार्क्स साहित्य जो है या मार्क्सवादी दर्शन जो है, इसका पर्याप्त प्रभाव जो है वो पंत जी के साहित्य में, पंत जी की कविताओं में हमें दिखाई देता है। वैसे छायावादी कवियों में हरिवंश राय बच्चन को रोमांस और क्षयी कवि कहा गया है। मानता हूँ हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर पंत जी ने खादी के फूल नामक जो कविता लिखी है, अतः हम पंत जी के साथ बच्चन जी को याद करेंगे। पल्लव की भूमिका में पंत जी ने रीतिकाल, पल्लव की भूमिका में पंत जी ने रीतिकाल की आलोचना की है, रीति काव्य की आलोचना की है। तो इस प्रकार पंत जी की काव्य साधना का विस्तृत परिचय हमने प्राप्त किया। और इसी के साथ यहाँ पंत जी की जीवनी और पंत जी की रचनाएं या कृतित्व पर यहाँ हम विराम लेते हैं। और अब जो है हमें पंत जी की दो रचनाएं, जो कि हमारे पंत जी की दो रचनाएं पंत जी की दो रचनाएं द्रुत जरो और दूसरी रचना जो है सुख दुख, दोनों का वैयक्तिक रूप से एक करके हमें अध्ययन करना है। कविता का पठन, कविता के भावार्थ को देखना है, कविता की सामान्य विशेषताओं और केंद्रीय संदर्भों को, काव्य शिल्प की चर्चा करनी है। तो आइए मित्रों, इनकी पहली जो रचना है द्रुत जरो, इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ मैं द्रुत जरो का थोड़ा सा परिचय दे दूँ तो पंत जी की जो गुंजन कविता, वो छायावाद का अंतिम काव्य संग्रह है, छायावाद का अंतिम जो है अंतिम रचना है। और तत्पश्चात युगांत जो है वो प्रगतिवाद की घोषणा या प्रगतिवाद का मैनिफेस्टो है,
और युगांत में प्रगतिवाद के प्रारंभ का संकेत हैं। तो प्रस्तुत रचना जो है द्रुत जरो, ये द्रुत जरो रचना ये पंत जी के युगांत काव्य संग्रह में संग्रहित हैं और यहाँ हमारे अभ्यास क्रम में इसे विशेष कविता के रूप में रखा गया है। तो आइए मैं इस युगांत कविता का पाठ करता हूँ। आप लोग इनके शब्दों को पकड़े, समझें और शांति से सुनने का जो है सब्र करें। कविता के शब्द हैं द्रुत जरो। द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, हे स्त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, हिमताप हिमताप पीत मधुवात भीत, हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुरा चीन, तुम वीत राग जड़ पुरा चीन। द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुरा चीन। दूसरा पद्यांश है इसका, निष्प्राण विगत युग, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जड़ नीड शब्द, जड़ नीड शब्द और श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम, झरझर अनंत में हो विलीन, झरझर अनंत में हो विलीन। इसका तीसरा पद्यांश है, कंकाल झाल जग में फैले, कंकाल झाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित, प्राणों की मरमर से मुखरित, जीव की मांसल हरियाली, जीव की मांसल हरियाली, मंजरित विश्व में यौवन के, जगकर जग का पिक मत वाली, जगकर जग का पित मत वाली, निज अमर प्रणयस्वर मदिरा से, निज अमर प्रणयस्वर मदिरा से, भर दे फिर नवयुग की प्याली। तो ये थे कविता के शब्द। यहाँ प्रथम दृष्टि से ही हम कह सकते हैं कि पूरी कविता जो है वो रूपकात्मक है, रूपकात्मक। ये प्रगतिवादी रचना है। हमने देखा कि युगांत से लिया है, सूक्ष्म की जगह स्थूल यथार्थ का वास्तविक चित्रण करना है और वास्तविकता का चित्र प्रस्तुत करते हुए जग जीवन की हालात पर प्रकाश डालना है। कवि ने बहुत कुछ देखा और तत्पश्चात कवि इस निष्कर्ष पर आए हैं, प्रगतिवादी विचारधारा या मार्क्सवादी दर्शन है। इसमें प्रकृति का चित्रण होते हुए भी प्रकृति को आलंबन रूप में कवि ने ग्रहण किया है, लेकिन मूल बात जो है वो प्रकृति चित्रण की नहीं है। प्रकृति के माध्यम से एक नई बात को लेकर कवि हमारे सामने उपस्थित होते हैं। यहाँ पर जो पुरातन विचार, पुरातन मान्यताएं, पुरातन रूढ़ियाँ, इनको त्यागने की बात है, इनको छोड़ने की बात है और नई विचारधारा, नई रोशनी, नए स्वप्न, नई आशा, नव जीवन, नव चेतना
ठीक है। इनका प्रचार प्रसार करना है, नए विचारों को अपनाना है, नए विचारों का स्वागत करना है, ठीक है। इसी के साथ इन्होंने जो जीर्ण शीर्ण, जो सड़ा गला, जो पुरातन, जो मानव जीवन के लिए या जन जीवन के लिए या समाज के लिए जो हितकारक नहीं है, जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, ठीक है, ऐसी परंपराओं को, ऐसी रूढ़ियों को तोड़कर नई विचारधाराओं की प्रस्थापना करनी है, नए विचारों की नींव डालनी है, जो नए जोश को भर दे, नया उन्मेष, नया उन्माद, नया उमंग, नई आशा और चीर आनंद का प्रचार प्रसार करे, कुछ उपलब्धियां प्राप्त हो। तो इस प्रकार कवि की इस कविता में हम प्रथम दृष्टि से ही देखते हैं कि कवि ने शीघ्र ही पुरानी मान्यताओं के समाप्त हो जाने की बात कही है। कवि जो है प्रारंभ में ही कहता है, क्या कहता है, द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र। हाँ, द्रुत यानी शीघ्र, शीघ्र ही, जितना भी हो सके जल्दी से ये पुरानी जो मान्यताएं हैं, जीर्ण पत्र ये एक प्रतीक हैं, एक चीज़ हैं, लेकिन यहाँ रूपकात्मकता, जीर्ण पत्र जो है ना, वो पुरातन रूढ़ियाँ हैं जो जर्जरित हो गई हैं, जो अति प्राचीन हो गई है, पुरानी, आउट ऑफ डेट हम जिसे कहें, ठीक है। तो ऐसे आउट ऑफ डेट जो मान्यताएं हैं, पुरातन मान्यताएं हैं, ऐसे जो जीर्ण पत्र हैं जगत के विश्व के, हाँ, ऐसी मान्यताओं के जितना भी हो सके जल्दी से अति शीघ्र समाप्त होने पर इन्होंने बल दिया है। हे त्रस्त ध्वस्त, स्त्रस्त परेशान हुए, ध्वस्त विनष्ट हो चुके, जो नष्ट प्राय हैं, ठीक है, शुष्क शीर्ण शक्तिहीन, जीर्ण विदीर्ण, शुष्क सुखी निरस, अब इनमें कोई रस नहीं रहा, कोई उमंग नहीं रहा, इनमें से कोई इनमें कोई चेतनता नहीं है। वितराग, हाँ, हिम ताप पीत, हिम यानी बर्फ, हिमालय, ताप ग्रीष्म काल, यहाँ हिमालय और ग्रीष्म, बर्फ और गर्मी, ऐसा नहीं। हिम ताप का मतलब है जीवन में, संसार में आने वाली चुनौतियाँ, खड़ी होने वाली समस्याएं, कठिन से कठिन जो हैं अवसर, उन अवसरों का मुकाबला करने में, प्रतिकार करने में अब ये जो पुरातन मान्यताएं हैं, पुरातन विचार जो हैं कमज़ोर हो गए हैं, थोड़े से सले गले हो गए हैं, परंपरित हो गए हैं, रूढ़ या जड़ हो गए हैं, अब इनका मुकाबला नहीं करते। हिमताप पीत यानी पीले पड़े हुए, फीके पड़े हुए, ये फीका पड़ना मतलब मुकाबला करने में असमर्थ होना। ये नई विचारधारा जो है ना, ये जो पुरानी विचारधारा हैं, ये नई समस्याएं और नई परिस्थितियों का मुकाबला हर किसी भी कीमत में नहीं कर सकती। मधुवात मधु का मतलब है वसंत, वसंत ऋतु की जो पवन है, उस पवन से मधुवात भीत, ये पुरातन मान्यताएं जो हैं, ये जो सड़े गले और जो जीर्ण शीर्ण पत्ते हैं, ये पत्ते मधुवात, हाँ, जब बसंत आती है ना, हाँ, तो उसके पहले पतझड़ में ये पन्ने गिर जाते हैं, उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, ये नष्ट हो जाते हैं, और उसकी जगह पर छोटी मोटी सुंदर लाल कौंपले और सुंदर जो छोटी छोटी पत्तियाँ ये उगाती हैं। तो ये प्रतीकात्मकता है, ये कल्पन है, ठीक है। मधुवात भीत, वसंत के आगमन से पूर्व पुराने जो पीले पड़े हुए, गर्मी से, ग्रीष्म के ताप से पीले पड़े हुए पत्ते जैसे गिर जाते हैं, वैसे ये मधुवात जो प्रतीक है, किसका प्रतीक है? नए विचारों का, नव जीवन का, नव चेतना का, जो नया उन्मेष लेकर आए हैं। कवि कहते हैं पंत जी कि नई विचारधारा ये जो आई हैं, नई चेतनता और नई रोशनी लेकर के, इनसे ये पुरानी विचारधारा जो हैं उतनी थर कांप रही हैं, डर गई हैं, भीत हो गई हैं। ये इसमें चेतनता है, जैसे मधु यानी वसंत में चेतनता होती है। वसंत जो है वो आनंद की मौसम है, आनंद का मौसम है, वहाँ हर्ष और उल्लास होता है।
तो नई विचारधारा कुछ ऐसी हैं, आनंद और उल्लास से परिपूर्ण हैं, और उससे जैसे कि ये जो पुरानी परंपरा जो हैं वो डर रही हैं, और जो पुराने जड़ पत्ते जो हैं, पीले पड़े हुए पत्ते हैं, वो जर जाते हैं, उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ एक चुनौती भी है, एक संकेत भी है। पंत जी ये कहते हैं कि अब इस नए युग में नई विचारधारा का आविर्भाव हो चुका है, नए विचार आ रहे हैं। अब पुरातन विचारों को समाप्त करो, पुरातन विचारों को, रूढ़ मान्यताओं को, परंपराओं को विदा दो, नए विचारों को अपनाना है। इसमें ही जीवन का श्रेय है, पूरे समाज का और मानव जीवन का हितवर्धन इस नई विचारधारा से होगा। निष्प्राण धरती में जैसे निष्प्राण ग्रीष्म के ताप से तपी हुई जो धरती हैं, उस धरती को नवजीवन और चेतनता, खुशहाली, हर्ष और उन्मेष और आनंद उल्लास जो है वो मधु यानी कि वसंत ही देता है। तो इस प्रकार वसंत का आगमन, ये पतझड़ का गमन यानी विदाई निश्चित है। तो इस प्रकार नए विचारों के आने से पुराने विचारों का गमन या जाना या समाप्त हो जाना ये निश्चित है। कवि हमें याद दिलाते हैं, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अब ये पुरानी मान्यताओं को जाना ही होगा, हमें छोड़ना ही होगा, और तभी हमारा कल्याण है, इसमें ही हमारा श्रेय है। अतः जितना भी हो सके हम शीघ्र ही पुरातन मान्यताओं को, पुरातन परंपराओं को, रूढ़ियों को तोड़कर नए विचारों को अपनाएं, नए विचारधारा के अनुसार हम जीवन जिए। ठीक है। इनकी आगे वितराग, हाँ, तुम वीतराग जड़ पुराचीन। वितराग यानी उदास, पर पुरातन मान्यताएं जो है ना वो थकी हुई हैं, थकी हुई, लंबे समय से चली आ रही है, सदियों से ये चली आ रही है। हाँ, और यहाँ एक बात और भी है, परतंत्रता। पुरानी परंपराएं, परतंत्रता जो है, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से कवि ने पराधीनता और उससे प्राप्त उदासीनता और जड़ता, शुष्कता, निरसता की और शायद संकेत किया है, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। तो अब इन बंधनों को तोड़ने की बात है। वितराग, तुम वीतराग जड़, तुम वीतराग